पढ़े। हेलो गाइस, वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सब लोग आ जाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो साइंस एंड टेक का होगा। साइंस एंड टेक हमने कर रहे थे ना, तो उसमें गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू दीपेश, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। साइंस हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग साइंस एंड उसमें जो हमारा टॉपिक था वो एआई पे हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। हम एआई पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया था, स्पेस हो गया था, एआई हो गया था क्या? कोई मुझे बताएगा एक बार, एआई हो गया था? एआई हो गया था? अच्छा, एआई हो गया था, ठीक है, ठीक है। एआई के बाद जब आएगा, अब आएगा बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बेटा, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले तो ये बताओ, अगर आप लोग को पूछा जाए, ऐसे का टॉपिक आ जाए, व्हाट कैन यू डिस्क्राइब एज बायोटेक्नोलॉजी, तो अगर बेसिक डेफिनेशन की मैं बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ लिविंग organisms or their components to develop products and processes for human benefit। जब हम लिविंग चीजों को, लिविंग प्रोसेसेस को यूज करके, टेक्नोलॉजी के साथ उनको इंटीग्रेट करके ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायो प्लस टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? क्लियर है गाइस? बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ गई ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन में सारे स्टूडेंट्स जो लोग एक्टिव हैं, गरिमा, वैभव, शिवांश, दीपेश, श्रीलक्ष्मी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी में बेटा कभी भी सवाल आ जाए तो आपको जो टेम्पलेट्स मैंने दिए वो तो यूज कर ही सकते हो, साथ में डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो, या फिर हाँ, क्लास ठीक है? क्लास बफर कर रही है? क्लास ठीक है क्या? इज ऑडियो वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द आर्ट ऑफ लाइफ रिक्रिएटेड इन लेबोरेटरी। कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी एक आर्ट है जिसमें हम लाइफ को वापस रिक्रिएट करते हैं हमारी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में। समझ में आ गया? जहां पे हम सेल्स का यूज करके, जीन्स का यूज करके, क्यूरियोसिटी और कंसाइंस को मिलाकर वी क्रिएट द प्रोडक्ट्स अबाउट द ह्यूमैनिटी, या लोगों की जिंदगियां चेंज करने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए वी क्रिएट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये एक लाइन आपको याद रखनी है, बायोटेक्नोलॉजी में आ जाए, जहां बायोटेक्नोलॉजी इज द आर्ट ऑफ लाइफ रिक्रिएटेड इन लेबोरेटरी। फिर आप चाहे तो डेफिनेशन फिट कर दीजिए, तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा इस लाइन के बाद, ठीक है। फ्रॉम, इसमें एक और लाइन आप ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम इंसुलिन प्रोडक्शन टू जीनोम एडिटिंग। चाहे इंसुलिन की बात हो, चाहे जीन एडिटिंग की बात हो, सबको पता है जीन एडिटिंग क्या होती है? जीन एडिटिंग पता है? कोई है जिसको नहीं पता जीन एडिटिंग? यहां पे जीन्स जो होते हैं, जीन्स तो पता है ना क्या होते हैं? जीन्स, बॉडी में जो जीन्स होते हैं उनकी जब एडिटिंग करके हम कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको कहते हैं जीन एडिटिंग।
तो इंसुलिन प्रोडक्शन से जीन एडिटिंग तक बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी बाउंड्रीज मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मोरलिटी के लिए चेंज कर दी। या आप यूं कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारे, यस, क्रिस्पर कैस हो गया, वेरी गुड, बायोटेक्नोलॉजी ने पूरी बहुत सारे सेक्टर्स की ओवरऑल बाउंड्रीज चेंज की है। अब बायोटेक्नोलॉजी पर बेटा जब भी सवाल आएगा ना, 100% गारंटीड ये सवाल आएगा, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है, बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से बेनिफिट्स दे रही है, ठीक है। तो आप लोग बेनिफिट्स लिखने का स्टार्ट करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने कर दिया है, अब हम लोग बताएंगे बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स की शुरुआत करेंगे, बेनिफिट्स बताएंगे इन 3 और 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। तो आप 4 पैराग्राफ की स्पेस ले लो और 4 बेनिफिट्स, 4 या 5 बेनिफिट्स अपने को बताने हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। हमको प्रॉपर पैराग्राफ बनाने हैं, तो बेनिफिट्स स्टार्ट करेंगे। एवरीवन, बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और जितनी चीजें मैंने बताई है, हमेशा की तरह आप लोगों को वो मैंने वर्ड्स दिए हैं, वो मैंने कीवर्ड्स दिए हैं जिस पे आप बेनिफिट सोच सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे आपने एग्रीकल्चर बोला, अभिषेक ने एग्रीकल्चर बोला, हेल्थ बोला, सौम्यदीप ने पेस्ट और केमिकल बोला। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पे बात करेंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल जो है एग्रीकल्चर में है। तो एग्रीकल्चर में आप लोग लिखिए, एग्रीकल्चर में क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, लिखने का स्टार्ट करिए। टू बिगिन विथ, बायोटेक्नोलॉजी enhances crop yield, biotechnology enhances crop yield and resilience by developing, ऑनलाइन में सब लोग अपना बनाइए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। बायोटेक्नोलॉजी इनहेंसेस क्रॉप यील्ड एंड रेजिलियंस बाय डेवलपिंग, क्या डेवलप करती हैं बायोटेक्नोलॉजी, पेस्ट रेसिस्टेंट, ड्रॉट टॉलरेंट, लिखिए, पेस्ट रेसिस्टेंट, ड्रॉट टॉलरेंट एंड न्यूट्रिशन इनरिच्ड वेराइटीज। वेरी गुड श्री लक्ष्मी, दया, अतुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गरिमा, शिवांश। एग्रीकल्चर में क्रॉप रेजिलिएंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स बनाकर, फोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कर या यूं कह लें पेस्ट रेसिस्टेंट, ड्रॉग टॉलरेंट और न्यूट्रिशन इनरिच्ड वेराइटीज क्रिएट करके अल्टीमेटली इट सपोर्ट्स फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को ये इंक्रीज करता है और रिड्यूस करता है डिपेंडेंस अपॉन केमिकल पेस्टिसाइड्स। यस, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल गोल्ड राइस है, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, बहुत सारे ऐसे हमने क्रॉप्स उगाए हैं, आपने सुने होंगे पल्सेस के, राइस के, वीट के। हाँ, जीएम मस्टर्ड है, बीटी कॉटन है, जिनका यूज करके हमने प्रोडक्टिविटी को बहुत इनहेंस कर दिया। बीटी कॉटन ऐसी वैरायटी है जो थोड़ा डिसीज पेस्ट रेसिस्टेंट है ना, बीमारियां उसमें कम होती हैं। यस, वेरी गुड सौम्यदीप, वेरी गुड वैभव। क्लाइमेट टॉलरेंट, क्लाइमेट टॉलरेंट क्रॉप्स हम उगाते हैं, इससे केमिकल डिपेंडेंस कम हो जाता है और इंश्योरिंग सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी। बहुत बढ़िया वैभव। अब सौम्यदीप, अभिषेक, वैभव, बढ़िया बढ़िया पैराग्राफ्स बना रहे हो आप लोग। दूसरा बनाइए हेल्थ केयर पे, हेल्थ केयर पे बनाइए। हेल्थ केयर पे कैसे बेनिफिट है बेटा,
हेल्थ केयर पे क्या बेनिफिट है? जेनेटिक डिसीजेस क्योर कर सकते हैं, और और थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हेल्थ केयर ओवरऑल, हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं मैं, ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं। हेल्थ केयर ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव करेगी बेटा? लिखिए, फर्दरमोर, फर्दरमोर इट अलाउज innovations, furthermore it allows innovations in disease diagnosis, disease diagnosis। जीन थेरेपी एंड पर्सनलाइज मेडिसिन। वापस बोल देता हूं, थोड़ा बीच में नेटवर्क इशू हो गया था। हेल्थ केयर में इट अलाउज इनोवेशंस इन डिसीज डायग्नोसिस, वैक्सीन डेवलपमेंट, जीन थेरेपी एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हेल्थ केयर में बीमारियों को पहचानना और आसान हो गया, नई तरह की वैक्सीन वी कैन डेवलप। ऑल्सो जीन थेरेपी में हमारा बहुत बड़ा योगदान बायोटेक्नोलॉजी का है, और हम ऐसी मेडिसिन सब क्रिएट कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर बॉडी के हिसाब से बनी हुई हो, उसको सूट करे। आपने देखा होगा कई बार दवाइयां जनरली, आप मेडिकल दुकान पे जाओ, मेडिकल शॉप पे बोलो बुखार हो रहा है, पैरासीटामोल दे देगा, डॉक्टर भी कॉमन दवाइयां लिख देते हैं। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वी कैन क्रिएट सच मेडिसिन जो कि बॉडी में जाकर उस इंसान की सूट करती है, उसके टेम्परेचर, उसके एलर्जी, उसके टॉलरेंस लेवल को पहचान कर फिर काम करती है। सोचो ऐसी दवाइयां भी आ जाए जिनके साइड इफेक्ट्स कम हो जाए। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जिसको हम बोलेंगे। वेरी गुड वैभव, वेरी गुड शिवांश, इम्यूनिटी बूस्टर अभिषेक, समझ में आ गया। और हेल्थ केयर में क्या लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल अगर देना चाहें तो आप क्रिस्पर की मदद से, CRISPR, क्रिस्पर तो सुना है आपने, क्या है क्रिस्पर? बेटा क्रिस्पर क्या है, कोई मुझे बताएगा? हाँ, जीन एडिटिंग टूल है। तो टेक्नोलॉजी सच एज क्रिस्पर, टेक्नोलॉजी सच एज क्रिस्पर ऑफर पॉसिबिलिटीज, ऑफर पॉसिबिलिटीज फॉर करेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स एट देयर रूट। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसी बीमारियां भी ट्रीट कर सकते हैं जो इनहेरिटेंस से आती है। होता है ना कि माँ बाप है, दादाजी दादी को बीमारी थी तो नीचे तक आ गई, बेचारे कोई गलती भी नहीं थी, फैमिली लाइन में वो बीमारियां थी। वो ऐसी डिसीज भी हम बीमारियां ट्रीट कर सकते हैं जो इनहेरिटेड है, जीन्स में चेंज करके आगे आने वाली पूरी जनरेशन के लिए वो एक बीमारी को खत्म कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के तौर पर, समझ गए सब? ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया? यस और नो? चलिए बताइए यस और नो। जो जो अभी लाइव है फोकस के साथ देख रहा है, मुझे यस लिख के बताओ ऑनलाइन में, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन एक्टिव रहता है और कौन कौन ग्रुप में बस फालतू की बातें करता है कि इंटरेक्ट नहीं करते, वो नहीं करते। वेरी गुड, वेरी गुड।
समझ में आ गया ना बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे बड़ी दिक्कत है आज हमारे देश की। जेनेटिक बीमारियां, इनहेरिटेड बीमारियां जो पूर्वजों से होती होती चल रही है पूरी फैमिली लाइन में। शुगर, एक बार शुगर हो गया, एक बार शुगर हो गया तो सबको ही हो रहा है, पूरी फैमिली में सबको। डायबिटीज है ना, बहुत सारी बीमारियां होती है, अस्थमा, टीबी है, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, यस श्री लक्ष्मी, वी कैन इंक्लूड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एज वेल। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पता है ना क्या होती है? स्टेम सेल्स डेवलप करके वी कैन क्रिएट स्पेसिफिक सेल्स और टिश्यूज, या उससे ऑर्गन भी पूरे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, चलो बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया। अब क्या लिखेंगे? थर्ड बेनिफिट किस चीज पे होगा बेटा बायोटेक्नोलॉजी में? बताइए। आजकल जो ट्रेंड है बायो, उसमें भी वो इंटरनल सिक्योरिटी का पॉइंट हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी का पॉइंट लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे बायो वॉरफेयर वाला। उससे पहले एक और लिख लीजिए, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वाले पे क्या फायदा है बायोटेक्नोलॉजी का? वेरी गुड दया, इन्वायरमेंट का बताएंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जो स्पीसीज एक्सटेंट हो गई उनको वापस लाया जा सकता है, और क्लोन बना सकते हैं। वेरी गुड। अभी डायनासोर्स को हम कर रहे हैं, डायनासोर को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। वेटलैंड्स है, फॉरेस्ट है, उनका कंजर्वेशन में निकले फास्टर पेस पे। हाँ, ठीक है ठीक है। सर क्लाइमेट में भी तो हेल्प करेगा ना? क्लाइमेट में कैसे हेल्प करेगा? जैसे रिसेंट एग्जांपल दिल्ली का जो बायो कराने का था, टू कट द पोल्यूशन, तो उससे एनवायरनमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है उसको रिड्यूस किया जा सकता है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके। ठीक है, वेरी गुड। लिखिए, इन्वायरमेंट में लिखिए टेक एडिशन। हाँ, यस, इवन बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे मॉस्किटोज भी बनाए जाते हैं जो दूसरे मॉस्किटोज को खत्म कर देते हैं। इनफर्टाइल मॉस्किटोज हो जाते हैं और दूसरे मच्छर पैदा ही नहीं होते, फिर कहीं भी जाके मेट करें। बेटा मैं मॉस्किटो वाला बता देता हूं। थ्रू बायोटेक्नोलॉजी some of the governments in international countries have tried to create mosquitoes, infertile mosquitoes, which can mate with any mosquito, but they will not be able to create any egg. तो मच्छर फैलते ही तो इसलिए हैं कि सारे दिन में कर करके, उनका अपना तरीका है भाई मौज लेने का। तो पैदा कर दिए बच्चे, बच्चों से बच्चे, बच्चे से बच्चे। उनको अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही जिंदगी एक के साथ बितानी है, उनका कोई मॉरलिटी एथिक्स तो है नहीं, जो मिल जाए। तो उससे क्या होता है, वहां के साइंटिस्ट को लगा कि इतने मच्छर, अब दिल्ली में देखो डेंगू का कितना वो होता है प्रकोप, मलेरिया का देखो, मच्छर। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, या फिर यूं कह सकते हैं बायोरिडिमेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, वी कैन क्रिएट सच माइक्रोब्स विच कैन क्लीन, जैसे इन्होंने बताया, ऑयल स्पिल, सीवेज और टॉक्सिक वेस्ट को हम डिग्रेड कर सकते हैं। बायोरिमेडिएशन पढ़ा है ना? बायोरिमेडिएशन नहीं पढ़ा? बायोरिमेडिएशन होती है जब हम बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रोब्स का यूज करके, जैसे दिल्ली में कचरे का पहाड़ है, तो बायोरिमेडिएशन का यूज करके ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब छोड़ देंगे जो डिग्रेड कर देगा उसको और खत्म कर देगा। लेकिन यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको उनका साइड इफेक्ट नहीं पता। बोलने में बड़ा आसानी होती, सर ये कर सकते हैं, तो करते क्यों नहीं है? क्योंकि करेगा कौन? सरकार में, सरकार करेगी, एक तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। सरकार में एक तो पॉलिसी जैसी पास होने में सालों लगते हैं, दूसरा कोई सोच ले इतनी बड़ी बात, वही बहुत जरूरी, फिर वो चीज इंप्लीमेंट होते होते अप्रूवल चाहिए। अगर मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट को ये चीज करनी है तो उसको सबसे पहले वहां की लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। माइक्रोब छिड़कने से पहले वहां से स्लम हटाने पड़ेंगे, प्रोटेस्ट होंगे,
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वहां पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसे करके लोगों से निपटना, अलग अलग मिनिस्ट्री से निपटना, एक अगर आईएएस ऑफिसर ये कदम लेता है, एक कोई भी ऑफिसर अगर अपने एरिया में सोचता है कि मैं ये यूज करूं तो वो कर सकता है, लेकिन उसको 10 डिपार्टमेंट, 10 ऑफिसर, 10 तरह के लोगों से निपटना पड़ेगा। हो सकता है माइक्रोब्स के छिड़कने से वहां के लोग डर जाए, न्यूज वाले बातें फैलाए कि कौन सा केमिकल छेड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बैकलैश कितना होता है। तो हमेशा सरकार की गलती नहीं होती, ऑफिसर्स की गलती नहीं होती। हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनका माइंडसेट इनोवेशन पे नहीं चलता, चलता है, इनोवेशन करने कहां देंगे। उस कचरे के पहाड़ से कितने लोग बेनिफिट लेते हैं तुमको पता है। कचरे में से कुछ निकालते हैं, फिर रिसाइकल होता है, लोग आसपास रहते भी हैं, ऐसे थोड़ी केमिकल छिड़क देंगे जाके। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी प्रमोट्स, इन्वायरमेंट में ही बता रहा हूं मैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रमोट्स इको फ्रेंडली सॉल्यूशन such as biodegradable plastics, for pollution control. पोल्यूशन कंट्रोल। बेटा नेट का इशू आज होगा क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है तो वाईफाई से कनेक्ट, हालांकि 2-3 वाईफाई मैं कर रहा हूं और मैं रिपीट भी करूंगा आप लोगों के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इन्वायरमेंट वाला पूरा पॉइंट। टेक्नोलॉजी सच एज बायो रिमेडिएशन, technology such as bioremediation uses microbes to clean oil spills, sewage and toxic waste. It promotes eco-friendly solutions such as, जैसे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, प्लास्टिक्स है, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। और क्या बायोटेक्नोलॉजी का कोई यूज है हेल्थ उसमें, इन्वायरमेंट में? जैसे इन्होंने बोला कि वी कैन रिक्रिएट या वी कैन, जो खोई हुई स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, उनको हम वापस ला सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? यस, रीजनरेशन, रिक्रिएशन, यस, ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस हम ला सकते हैं। बायोफ्यूल्स, वेरी गुड, वी कैन क्रिएट बायोफ्यूल्स एज वेल। इन्वायरमेंट में ये बायोफ्यूल्स क्रिएट करके ही तो हम इतना पोल्यूशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अफोरेस्टेशन, यस अभिषेक, अफोरेस्टेशन बिल्कुल। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसे पेड़ लगा सकते हैं, इस तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं विच कैन ग्रो एट अ मल्टीपल स्पेस, मल्टीपल पेस, स्पीड के साथ ग्रो कर सकते हैं। दे विल टेक लेस वाटर, लेस सनलाइट एंड दे विल बी मोर environment friendly. Yes, rejuvenation of extinct species, yes ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डी एक्सटिंक्शन बोलते हैं ऑफिशियली, बट नहीं आए तो रिजुविनेशन, ठीक है बेटा लोग, समझ में आ गया? अफोरेस्टेशन श्री लक्ष्मी ऐसे कि वी कैन क्रिएट सच प्लांट्स, सच टाइप ऑफ forests which are in the need of less water, less sunlight and can be more environment friendly. अरे जीन चेंज कर दिया ना, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर में भी तो यही कर रहे हैं ना, तो फिर चलिए इन्वायरमेंट के अलावा क्या बेनिफिट हो सकता है? या इंटरनल सिक्योरिटी का चलो एक पॉइंट लिख दो।
इंटरनल सिक्योरिटी पे सोचो क्या हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट। हाँ, ग्रीन क्रैकर्स तो है ही, यस वेरी गुड रामचरण। ग्रीन क्रैकर्स भी इन्वायरमेंट वाले में डाले जा सकते हैं, इसका यूज करके हमने इन्वायरमेंट को बचाया है, बहुत बढ़िया। चलिए इंटरनल सिक्योरिटी पे सोच के बताइए व्हाट इज द बेनिफिट। अगला पैराग्राफ हम लिखेंगे फर्दर मोर इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है। मैं बता चुका हूं वैसे तो कई बार, बताइए। ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, ऑफलाइन वाले भी बताएंगे। बायोलॉजिकल वीपन से काउंटर कर सकते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन बायोलॉजिकल वीपन बनाना लीगल है तो ऐसा नहीं बोलेंगे। बायोलॉजिकल वीपन्स के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं। बताओ, सोचो सोचो। बताओ क्या फायदा हो सकता है ऑनलाइन वाले। क्या बनाना है? पास्ता, पास्ता बनाना है बेटा, व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है। किचन में जाओ और मसाले वसाले डाल के पास्ता बना के फोटो भेजो ग्रुप में, ये बनाना है। वेरी गुड कौशिक। यस वी कैन इवन क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर बायोटेररिज्म। हम खुद बायोलॉजिकल वीपन नहीं बना सकते एज एथिकल नेशन या वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और हमने कन्वेंशन भी साइन किए हुए हैं यूएन के, बट वी कैन रिस्पॉन्ड टू बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अगर सामने से होता है तो हम ऐसे बायोलॉजिकल वीपन्स और एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं विच कैन डेटर बायोटेररिज्म। ठीक है, इवन अगर हमारे सोल्जर्स आर इंजर्ड वी कैन हील देम बेटर। उनको उनकी वोन्ड्स को हील करने के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे वो जल्दी से हील हो जाए। इवन बायोटेक्नोलॉजी हैज वेरी गुड यूज इन फॉरेंसिक्स, जांच इन्वेस्टिगेशन के लिए। डीएनए टेस्टिंग वगैरह होती है, फॉरेंसिक होती है ना। अभी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या किया, आके देखा, किसी के बाल मिले, वो बाल कहाँ है, अच्छा उस बंदे का है, अच्छा वो तो वहां का डॉक्टर है, अच्छा एक बाल की मदद से और बाकी डीएनए की मदद से दे आर एबल टू ट्रेस। तो इसलिए कहते हैं कि आप कुछ भी अगर देश में गंदा काम करोगे तो बच के नहीं जा सकते, क्योंकि साइंस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि बच के नहीं जा सकते। और जब आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाओगे तो इस बात को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि आईबी के लोग सबसे पहले आते हैं, पता भी नहीं चलता। पुलिस आती है दिख जाती है ना, मंत्री आता है दिख जाता है, लेकिन जब आईबी और एनआईए के लोग आते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता, हुआ अपना काम करके पुलिस के साथ सैंपल्स कलेक्ट करके पता भी नहीं चलता वो निकल जाते हैं। लोग को लगता है कि पुलिस काम कर रही है अपना, उससे पहले आईबी वाले अपने काम करके निकल जाते हैं। ठीक है, वहां का पूरा लोगों से पूछना करना, वो सब एनालिसिस करके, यही तो काम है आईबी का, कि भनक भी नहीं लगी किसी को। और नॉर्मल कपड़ों में एकदम ऐसे स्टूडेंट आएंगे बैग वैग लेकर, नॉर्मल आदमी की तरह, क्योंकि मैंने तो देखे हैं, मैंने तो अपने लास्ट टाइम स्टूडेंट खूब स्टोरी सुनी है और खूब उन्होंने बताया है कि किस तरीके से, हालांकि उन्होंने ऐसे रिवील नहीं किया, बट तो बताते हैं कि बहुत आईबी बहुत सीक्रेसी के साथ काम करती है। हाँ, अब उस जगह पे ना ऐसा ही होगा, आईबी वाले अब एक्टिव रहेंगे 1 साल 2 साल तक, इवन पूरे दिल्ली में अब आईबी वाले एक्टिव हैं पोटेंशियल साइट्स पे, और तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। रो वाले नहीं करते हैं इसमें कुछ, क्योंकि रो वालों का कोई रोल नहीं है इंटरनली, और एनआईए भी तब आती है जब टेररिज्म का रोल हो। अगर टेररिज्म का रोल है तो टेररिज्म के एस्पेक्ट चेक करने के लिए एनआईए आती है, लेकिन असली में तो जो इंटेलिजेंस का काम होता है कि ट्रेस करना, वो आईबी का काम होता है। ठीक है, तो इस बात को तुम जब भी सिलेक्ट हो जाओगे और ऐसा कुछ हो, हालांकि भगवान करे कभी देश में ऐसा कभी ना हो, बट अगर ऐसा कुछ होता भी है तब तुम लोग समझ पाओगे कि मैंने क्लास में जो बोला था ग्राउंड लेवल पे कितना इफेक्टिव है, कितना सेंसिटिविटी, कितना अवेयरनेस के साथ। इसलिए जब क्लास में तुम खुल के सुनते हो ना, इंटरव्यूज ले वो 10 मिनट का लेते हैं ताकि हाई प्रेशर सिचुएशन में तुम कितना नॉर्मली बिहेव करते हो। वो तुमको मार्क्स तुम्हारे बोलने के देंगे ही नहीं इंटरव्यू में, बोलने के मार्क्स नहीं है, टेम्परेचर के और परसोना
और टेम्परामेंट के मार्क्स हैं कि तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छे से, कितना कूल तरीके से बिहेव कर रहे हो तुम बिल्कुल डर रहे हो, कांप रहे हो, मुंह से निकल नहीं रहा, आंखें ब्लिंक हो रही है, जीभ बार बार ऐसे हो रही है, डर लगता है तो आदमी के क्या ट्रेट्स दिख जाते हैं ऐसे सर, तो वो समझ जाते हैं कि बंदा सीआईडी ऐसा कुछ है नहीं बेटा अपने देश में। चलिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे बनाइए। नहीं मैं तो इसलिए मुझे पता है ना कि बहुत सारे जब मैं तो वो बताते हैं मुझे किस तरीके से, पता भी नहीं चलता है, अपना काम करके चले जाते हैं। हॉस्पिटल्स में भी आईबी वाले विजिट करके चले जाते हैं। जब वो विक्टिम्स हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो पुलिस तो जाती है, पूछताछ करती है, आईबी वाले जाते हैं, पूछताछ नहीं करते, पूरे हॉस्पिटल का ब्यूरो लेके विक्टिम के आसपास रहकर सारी चीजें समझ के क्या चल रहा है हॉस्पिटल में, कोई ऐसा बंदा तो नहीं आ गया जो विक्टिम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, मारने की कोशिश करे। पेशेंट बनके हॉस्पिटल वालों को नहीं पता चलता ये आईबी वाला है। पेशेंट बनके चुपचाप घूम के मामला कैसा है हॉस्पिटल में, विक्टिम की बातें सुनकर उसके बगल में ही पता चले कि बेड लेके बैठ गए। और ये पुलिस को खबर रहती है, पुलिस को खबर रहती है कि आईबी वाले हैं, लेकिन पुलिस ये नहीं बता सकती कि ये आईबी वाला है, यही है। बस 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 वही वो आईबी में खेल ही तो ये मजेदार है कि आपको जो बंदे को अवेयरनेस नहीं है ना, जिसकी फट जाती है 10 लोगों के बीच में, वो कुछ नहीं कर सकता। वो ये मान के चलो कि इंटरव्यू में दिख जाएगा उसका, इंटरव्यू में वो प्रेशर वाली सिचुएशन, टीए 2 निकाल लोगे, इंटरव्यू में प्रेशर बिल्ड हो जाता है भाई। 3 लोग बड़े बड़े, तुमसे ये थोड़ी पूछेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाँ भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्यों ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना, घर वाले को बोल के आए हो कि आईबी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यूपीएससी में और आईबी के इंटरव्यू में यही फर्क होता है कि यूपीएससी वाले काउंटर करते हैं, अच्छा ऐसा नहीं होता, क्या ऐसा करोगे, व्हाट इफ ये कोई दूसरा, वो काउंटर नहीं करते, वो जवाब सुनते हैं, रिस्पॉन्स लिख देते हैं, उनको काउंटर उतना टाइम ही नहीं है, काउंटर नहीं होंगे कभी, ये बात की सेटिस्फेक्शन। ठीक, चलिए अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, हाँ नहीं सेपरेट ऐसे बोर्ड नहीं होता, वो आईपीएस ऑफिसर्स को इंडक्ट करके कर लेते हैं, आईबी के भी होते हैं, आईपीएस भी होते हैं। चलिए लिखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का पैराग्राफ बनाए तो द बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर या द बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन जनरेटिंग हाई स्किल्ड जॉब्स, इनकरेजिंग स्टार्टअप्स, इंटरनल सिक्योरिटी का तो लिख लिया ना, हाई स्किल्ड जॉब्स, इनकरेजिंग स्टार्टअप्स एंड अट्रैक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। जॉब्स क्रिएट होंगी, ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, किसी भी टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स में इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूजन, पब्लिक सर्विस, 4 तो तुम पैराग्राफ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बना ही सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ तो किसी भी टेक्नोलॉजी से होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी तुम्हें 4 पॉइंट लिखना है, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगी, इनोवेशन होगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट होगा, ब्रेन ड्रेन कम होगा। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे बायोटेक में कोई हमने कोई अचीव कर लिया स्टडी में, हम उसको ग्लोबल मार्केट में प्रोड्यूस करके या सेल करके हम, जैसे हमने कोई टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर ली, हम दूसरे देशों को, हाँ, तो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजीज कैन बी एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड नेशंस टू गेट फॉरेक्स। हाँ बिल्कुल हम करेंगे एक्सपोर्ट। अभी इंडिया में फार्मास्यूटिकल क्या बनते नहीं है प्रोडक्ट्स, हम बाहर बेचते हैं ना, तो बस उससे तो एक्सपोर्ट आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी, बस वही बात। चलिए वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन में जिसको समझ में आ गया यस यस बोल दीजिए, बेनिफिट्स हो गए हैं हमारे। ऑनलाइन में यस बोल दें, ऑफलाइन में सबको समझ में आ गया बेनिफिट्स। और ये बता चुका हूं मैं, नहीं आए तो 4 कीवर्ड याद रखना, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक सर्विस। सर्विस कैसे इंप्रूव होगी, सर्विस डिलीवरी में एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब कुछ डाल दो। कुछ भी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं इसमें तुम बना नहीं पाओ, मैंने एक्स्ट्रा इसमें बताया बायोटेक्नोलॉजी में ताकि तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज रहे। अब बात करते हैं हमारे चैलेंज, इंपैक्ट, कि बायोटेक्नोलॉजी के चैलेंजेस क्या क्रिएट हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी इतने लेवल पे हम इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, बताएगा कोई?
हाँ, हमेशा की तरह वही सबसे बड़े चैलेंज जो मैं कल भी बताया था, परसों बताया था, सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ होता है फाइनेंस। हाँ लिखिए, फाइनेंस पे बनाइए, पहले फाइनेंस फिर साइड इफेक्ट्स पे जाएंगे। साइड इफेक्ट्स भी नहीं कहते हैं उसको, कुछ और कहते हैं, अच्छे से लिखेंगे, बट पहले फाइनेंस। फाइनेंस की क्या दिक्कत है? बिसाइड्स दिस, implementing biotechnology at a larger scale is quite offensive, expensive. एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए आपको लेबोरेटरी सेट करनी पड़ती हैं, पैसा लगाना पड़ता है, लैंड एक्वायर करना पड़ता है, उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, साथ में एक्सपेंसिव भी है। और दिस पर्टिकुलर एक्सपेंस is not even justified in countries where hunger and education is still at a challenging stage। जहां पे भुखमरी, बेरोजगारी है, वहां पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए सरकार पैसा लगा देगी तो लोग फिर बैकलैश भी क्रिएट करते हैं। इवन दिस वाइडन्स द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर या डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। यस, वेरी गुड शिवांश। जैसे इसमें हाई गेस्टेशन पीरियड है, क्या है ये गेस्टेशन पीरियड? क्या होता है मैं बता चुका हूं। जब किसी प्रोजेक्ट में बहुत सालों बाद ही पैसा आ पाए, जैसे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, 20 साल लगा के 10 साल लगा आपने टावर बनाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट, सेमीकंडक्टर आपने पूरा क्रिएट किया, फिर जाके धीरे धीरे पैसा आने लगा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप एक्सपेंड करते रहो, कुछ चीजें सक्सेसफुल होगी, गलत होगी, फिर जाके आपका प्रॉफिट और ब्रेक इवन निकलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है इन्होंने बोला, दूसरा क्या चैलेंज है? मैन पावर। मैन पावर दूसरा चैलेंज होगा हमारा, हमेशा की तरह हर टेक्नोलॉजी में। फाइनेंस के बाद जो होता है, पहले भी बता चुका हूं, पता होना चाहिए। पहला फाइनेंस होता है जो हमने लिख लिया, दूसरा मैन पावर। मैन पावर पे लिखिए, बताइए मैन पावर पे प्लीज एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाइए। गरिमा ने एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, बहुत बढ़िया, बट एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैन पावर पे बताइए। हाँ, ओवरऑल हमारी स्टेम एजुकेशन में इनरोलमेंट्स की बहुत कमी है, और at the same time there is a widespread lack of skilled scientists and personals who can create or innovate biotechnological products at a larger scale। यस, मेंटर्स की, मैन पावर के साथ साथ, मैन पावर में आप ये भी लिख सकते हैं कि आदमियों की कमी सिर्फ काम करने वालों की नहीं है, गाइड करने वालों की भी तो कमी है। अगर काम करने वालों की कमी है तो उसके पीछे रीजन है कि यहां पे वी डोंट हैव एडुकेट मेंटर्स एंड रोल मॉडल्स इन दिस फील्ड। अभी आजकल के रोल मॉडल कौन है? जो फूड, अभी बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमारे एक मंत्री ने दिया, कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे, पीयूष जी हैं, पीयूष जी ने स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छी बात भी लगी, लेकिन बहुत अप्रोर भी क्रिएट हुआ। उन्होंने कहा कि इंडिया में तो हर कोई स्टार्टअप बना रहा है, बस फूड में बना दो, डिलीवरी में बना दो, कोई साइंस में तो स्टार्टअप क्रिएट ही नहीं करता, सेमीकंडक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो उसको बहुत ट्विटर पे बैकलैश हुआ कि हम कुछ लोगों ने कमेंट किए कि हमने किया था कोशिश सेमीकंडक्टर के लिए, आप लोग अप्रूवल ही नहीं देते हो, 2 साल 4 साल अप्रूवल ही नहीं आती है। तब उस चीज को उल्टा ले लिया गया, अप्रूवल तो दिक्कत है ही, लेकिन लोग क्या है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। बात सही है दोनों की, मंत्री जी की भी सही है और बंदे की भी सही है, लेकिन उनका कहना यह है कि हमारे जो रोल मॉडल्स है वो कैसे स्टार्टअप में, फैशन इंडस्ट्री में। फैशन इंडस्ट्री में लड़कियां स्टार्टअप, लड़कियां कहां जा रही है? फैशन इंडस्ट्री में। हमने ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना दिए, पता समझ गया ना किसकी बात कर रहा हूं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। लेकिन रोल मॉडल साला कोई ऐसा नहीं है कि साइंस में कोई है, साइंस साइंटिस्ट बहुत बड़ा रोल, जिसने ऐसे वैक्सीन क्रिएट कर दी, ऐसा कुछ बना दिया। एक जैसे पूना वाला है, समझ आता है कि वैक्सीन में उसमें उसने बहुत कुछ किया।
बट कितने लोग एडमायर करते हैं, कितने लोग जानते भी नहीं होंगे जिसकी वैक्सीन तुमने खाई उस बंदे का नाम क्या था, क्रीम किसकी लगा रहे उसका पता है, रिकॉग्निशन भी नहीं, जबकि वो बिलियनियर है भाई, उसने ब्रिटेन की सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी एक्वायर की थी उस बंदे ने, पूरे ब्रिटेन में सबसे, उस पूना वाला ने। हेल्प करियो कुछ भी करियो, मैं तो उस चीज पे डिबेट ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, बट एटलीस्ट शुड वी हैविंग सच रोल मॉडल्स जो बाकी लोगों को प्रेरित करें। तो इतने लोग साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में है, हर कोई स्टार्टअप किस चीज पे खोलेगा, कुछ डिलीवरी का कर दो, लॉन्ड्री का कर दो, कुकिंग का कर दो। अरे हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद तो बहुत कम लोग आए। एक बहुत अच्छा किस्सा है एपीजे अब्दुल कलाम का, सैम मानेकशॉ जो है हॉस्पिटल में थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी गए उनके से मिलने, उनको पता चला कि यहाँ पे हॉस्पिटल में, शायद कश्मीर कहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे थे, तो हाँ हाँ सैम मानेकशॉ, तो वहां पे वो गए और वो लेटे हुए थे सैम मानेकशॉ, क्योंकि वो स्टेज में नहीं थे कि अब उठ पाए, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके कान में जाके बोला, सर डू यू हैव एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग द हॉस्पिटल और आई कैन असिस्ट यू इन एनीथिंग, तो बोलते हैं यस आई हैव ए कंप्लेंट। एपीजे अब्दुल कलाम थोड़े से डर कि यार क्या दिक्कत हो गई, बोले क्या कंप्लेंट है सर, बोले कि मैं हमारे देश के सबसे बिलव्ड प्रेसिडेंट, सबसे प्यारे प्रेसिडेंट को आज उठ के सल्यूट नहीं कर पा रहा, मेरी सबसे प्यारी कंट्री, मेरे भारतवर्ष को, मेरे भारत के सबसे प्यारे प्रेसिडेंट को मैं सल्यूट नहीं कर पा रहा, ये मेरी शिकायत है। उस मूवमेंट में से कहा जाता है कि दोनों के आंसू आ गए। तो इतना प्रेम आजकल के पॉलिटिशियंस में नहीं मिलेगा। ये प्रेम कब आया, जब सामने वाले भी एपीजे अब्दुल कलाम थे और लेटने जो बेड पे थे वो भी सैम मानेकशॉ थे, तभी आ पाया। तो वैसे रोल मॉडल्स ही नहीं है, वैसे रोल मॉडल्स ही नहीं है, है? हाँ पेंशन का जिक्र किया कि साहब मुझे पेंशन की दिक्कत है, एपीजे अब्दुल कलाम ने जाके सीधे उन्होंने बोला कि इनकी पेंशन इशू करवाओ। डिफेंस सेक्रेटरी खुद फ्लाइट लेके 1,30,00,000 का चेक लेके आया और बोला लो सर। अब उसमें भी तुम देखो सैम मानेकशॉ ने वो पूरा का पूरा पैसा आर्मी फंड को दे दिया। तो किसको सल्यूट करना चाहिए? दोनों को सल्यूट लगना चाहिए ना, दोनों ही अपने आप में। मैं तो बता रहा हूं कि आपने कहा ना रोल मॉडल्स, कि रोल मॉडल्स ऐसे होते ही नहीं है कि जिनके हम ऐसे जिक्र करें। चल वही 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 चलिए, और क्या इशू है? सबसे बड़ा इशू है प्राइवेसी का। लिखिए, how we can write like people used to join foreign jobs in terms of salary. brain drain बेटा, brain drain दीपेश, इट्स सिंपली a brain drain कि एजुकेशन की कमी से स्किल्ड मैन पावर जो है हमारी, वो कहां चली जा रही है? फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो जा रही है। सबको फॉरेन कंट्रीज में जाना है, और जाहिर सी बात है वहां पे उनको पैसा मिलता भी है यार, वहां पे है, वहां पे आप लोग अगर स्किल है वहां पे जाओगे आप, सीधी सा फैक्ट है, 5 लाख 6 लाख आप आराम, वहां पे कोई कुक भी है जर्मनी में, आप कुक बन जाओ, 2 लाख 3 लाख तो ऐसे ही मिल रहा है। वहां पे तुम साइंटिस्ट बन रहे हो, कैपिटलिस्ट बन रहे हो, तो है वो तो खैर। कोशिश कर रहे हैं हमारे मोदी जी की ब्रेन ड्रेन कम हो, लोग यहीं पे स्टार्टअप्स, क्योंकि देखो अब कैसे भी पॉलिटिशियन हो, मैं नहीं हूं बीजेपी का, मैं पहले क्लियर कर लेके कह दूं, लेकिन स्टार्टअप्स को लेकर जितना मोदी ने बोला है ना, उतना किसी ने नहीं बोला। पहले लोग ऐसे बोलते थे कि अगर तुम बोलोगे ना घर पे कि साहब मैं तो इस कंपनी का सीईओ हूं, 50 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो भी पापा क्या बोलेंगे, बेटा एक बार ये फॉर्म जरूर भर देना, लेकिन जब टाइम मिले, ये सरकारी का फॉर्म। कौन? स्टार्टअप कौन? कंपनी या तो बिजनेस करता है, तो बिजनेस करता है, तो ये तो बिजनेस तो रिस्क की है बेटा आज, लेकिन स्टार्टअप्स को जिस लेवल पे स्टार्टअप की इज्जत बढ़ी है सीईओ की, वो रोल मॉडल, वो अलग क्रेडिट है। अब भले ही तुम मोदी जी को पार्टी से लिंक्ड हो नहीं हो, मैं तो बता रहा हूं कि देयर इज अ चेंज इन द कंट्री, दैट चेंज इज रिक्वायर्ड इन बायोटेक्नोलॉजिकल एवरी सेक्टर। ठीक है, चलिए, तो प्राइवेसी का, पायरेसी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या इशू है? लिखिए, बताइए। एडिशनली द पेटेंट्स ऑन सीड्स, मेडिसिन और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन पे जो पेटेंट क्रिएट करता है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अपना सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करती पेटेंट का, तुम बनाते जाओ पेटेंट बनाते जाओ, पेटेंट पे पेटेंट, पेटेंट पे पेटेंट। और जब पेटेंट अगर किसी का रजिस्टर हो जाता है, तो वो बहुत सारी क्या करती कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट पे पेटेंट लेकर एक मोनोपोली क्रिएट कर देती है। यस, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं,
इट कैन कंसंट्रेट पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। लिख देंगे, लिख देंगे। मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ जाती है बिकॉज पेटेंट जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, बायोलॉजिकल प्रोसेस के, कुछ कंपनियां बेहतर तरीके से कर पाती हैं, उनके पास डिपार्टमेंट है भाई, सेपरेट डिपार्टमेंट है पेटेंट फाइलिंग के लिए। तुमने कुछ बनाया, तुम पेटेंट फाइल करोगे कि उसको इंप्रूव करोगे प्रोडक्ट को? टाइम टेक, और पेटेंट भी टाइम टेकिंग है, उसके लिए भी पेशेंस चाहिए। दिस थ्रिएटेंस, और कई बार क्या होता है, जैसे तुमने किस्सा सुना होगा पेटेंट का, फार्मर्स के साथ एक किस्सा हो गया था, मैं भूल गया, पेप्सी को कौन सी कंपनी थी, वो पेप्सी कोई थी, कौन सी कंपनी थी, आलू वाला, हाँ लेज वाला, क्या हो गया था कि वो पेटेंट क्रिएट था, वो उसने फार्मर्स पे केस कर दिया, मैं भूल रहा हूँ, बहुत पुराना किस्सा है। याद है किसी को बेटा कि कंपनी ने फार्मर्स चिप्स वाला केस था, हाँ, कि फार्मर्स पे केस कर दिया कि फार्मर्स ये क्यों उगा रहे हैं, तो हम उगाते हैं, हमारा पेटेंट है। पेप्सिको वाला ही था, पर क्या था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, पेप्सिको वाला केस था पेटेंट वाला, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है इस फील्ड में। हाँ, गुजरात के फार्मर्स थे, फार्मर्स पे केस कर दिया कि ये तो हम उगाते हैं, हम उगाएंगे, ये कैसे उगा रहे हैं, तो बहुत बहस छिड़ी थी। बहुत पहले की बात है, शायद 16-17 की बात होगी, 2016-17, उससे भी पहले की बात होगी शायद, तो वो मामला था। तो ऐसे क्या होता है, इट थ्रिएटेंस द मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी जो बढ़ जाती है, विच थ्रिएटेंस फार्मर्स ऑटोनॉमी, इन्फ्लेट्स प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, एंड रेस्ट्रिक्ट्स इनोवेशन। हाँ, फार्मर्स और पेप्सिको के बीच में एक एग्रीमेंट था, एंड द फार्मर्स स्टार्टेड ग्रोइंग द क्रॉप्स विदाउट द परमिशन, दे स्टार्टेड सेलिंग टू अदर पीपल एज वेल। तो कंपनी इन रिटेलिएशन filed a case against the farmers, and the case was a long adjudication was going on, litigation चल रहा था, पूरे फार्मर्स की तरफ से एडवोकेट थे, वो कंपनी की तरफ से, there was a huge backlash in the people as well कि फार्मर्स पे कैसे कर रहे हैं, but this all actually a issue of patent, कि आपने एग्रीमेंट कर लिया, पेटेंट बना लिया, अब कोई और सेल नहीं कर रहा। तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे तो करती हैं। डोमेन तुमको देख लो कहाँ मिलता है जल्दी से, तुम कोई कंपनी सोचो, कंपनी तुमने सोच ली, सारा कुछ कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, तुम सोचोगे बढ़िया सा नाम क्या रखें, रख भी लिया, अब बात आती है कि वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट पे देखा तो डोमेन रजिस्टर ही नहीं है, गोडेडी पे चेक किया है ही नहीं रजिस्टर, कोई और कर लिया। ऐसे भी कंपनीज हैं जो डोमेन रख के बैठी हैं, और वही डोमेन जब बड़ा जाता है लाखों रुपए में बेचती है। पता नहीं कौन सी कंपनी थी जिसने अपने डोमेन के लिए 50 लाख, एक 50-50 करोड़ रुपए भी दिए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था डोमेन कोई और ले रखा है। हॉट जियो का वो तो मुद्दा ही अलग है, जियो स्टार वाला, उसमें तो दिए ही नहीं पैसे, वो तो मामला ही अलग हो गया। ऐसे भी है जिसमें पैसे भी दिए, सेटलमेंट हुआ है, वो तो मामला ही अलग है। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे चैलेंजेस। अब अगर मैं बात करूं कि साहब सरकार ने इन सब चैलेंजेस को टैकल कैसे किया है, तो इंडिया ने सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्रिएट की है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्रिएट की है, और बायोसेफ्टी रूल्स 1989 के लाए हैं। प्लीज इन तीनों को रट लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी में हमने कन्वेंशन भी साइन किया, अगर आप लोगों को पता हो तो, जिसमें है कि हम हमारी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को, नॉलेज को बेचेंगे नहीं। याद आ रहा है कोई कन्वेंशन? ऑनलाइन में बताइए, इज देयर एनी कन्वेंशन जिसमें हमने बायोसेफ्टी की बात की है कि हम हमारे ट्राइबल्स की नॉलेज, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, वेरी गुड वेरी गुड श्रीलक्ष्मी, कार्टेजिना प्रोटोकॉल कि वी विल नॉट बी सेलिंग आवर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स एंड नॉलेज टू अदर कंपनीज। बाहर की विदेशी कंपनियां आती हैं, ट्राइबल से औषधियां और इन सब की जानकारी लेकर, दे टेक द नॉलेज फ्रॉम ट्राइबल्स रिगार्डिंग द मेडिसिन, द इंडिजिनस मेडिसिन, द एंशिएंट मेडिवल्स, एंड सेल इट टू देयर कंट्रीज। पेटेंट भी कर लेती है तो फिर वापस हमारे ट्राइबल उगा भी नहीं पाएंगे, यहीं से लेके वहां पेटेंट करके। हालांकि पेटेंट ग्लोबल नहीं होता, कोई भी पेटेंट इंडिया में पेटेंट कर लिया तो जरूरी नहीं तुम, बट वो केस फिर ग्लोबल रेपुटेशन का सवाल आ जाता है ना। अभी पेटेंट के मामले में इंडिया का नंबर यूएस में एक डेंजरस एक लिस्ट है, मैं तो भूल गया नाम क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट है शायद, कौन सी लिस्ट है वो, यूएस लिस्ट बनाता है, उसमें इंडिया का नाम आता ही है। जबकि सब वॉयलेटर्स कौन है पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, वो लिस्ट कौन सी है कोई मुझे बताएगा? एक लिस्ट यूएस निकालता है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कुछ होती है ऐसी, जिसमें इंडिया का नाम जरूर रहता है। वो लिस्ट होती है उन कंट्रीज की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वॉयलेट करते हैं, पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो तुम हमारी ले जाते हो। वो लिस्ट भूल गया मैं, कोई याद नहीं, सेफ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऐसे कुछ आता है वो। ठीक है, चलिए अब इसके सोल्यूशन क्या है बेटा?
क्या करना चाहिए हमको? हम बायोटेक्नोलॉजी मस्ट बी गाइडेड बाय बायोएथिक्स। बायोटेक्नोलॉजी को हमें कैसे गाइड करना चाहिए? बायोएथिक्स लेके आना चाहिए, जिसमें हम हमारी एथिकल गाइडलाइंस को बायोटेक्नोलॉजी में डालें। यानी कि वी शुड क्रिएट प्रॉपर सेफगार्ड्स, एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर एवरी साइंटिस्ट और एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन द बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर। जैसे प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हो, प्रॉपर एथिकल गाइडलाइंस हो कि क्या क्या प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं। बायोएथिक्स के साथ दूसरी चीज जरूरी है, बायोसेफ्टी। क्योंकि अगर इंडिया में क्या होता है ना, इंसान की जान की कीमत नहीं है। एक चाकू भी लग जाता है ना यूएस में, लंदन में, तो अफरा तफरी हो जाती है, सरकार गिरने पे आ जाती है। हमारे देश में तो भोपाल छोड़ो, अभी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कितने लोगों को याद है कि यह हुआ? ये भी छोड़ो, कितने लोगों की जान चली जाती है ट्रैफिक में। 2 लाख लोग मरते हैं हर साल। कितनी तरह से लोगों की जान जाती, कितनी परवाह होती नहीं होती यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अगर ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते भी हैं तो देयर शुड बी बायोसेफ्टी रेगुलेशंस कि ये किस पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, किस पे नहीं करने हैं, और करने वाले को भी सेफ्टी प्रोटोकॉल इशूड है या नहीं है। कहीं वो बायो वीपन तो क्रिएट नहीं कर रहा। टेररिज्म में ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट आकर साइंटिस्ट के नाम पर यहाँ पे ऐसी बायो टेररिज्म क्रिएट करे, ऐसी बीमारी फैला दे जिसको बॉम्ब ब्लास्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए सतर्क रहना पड़ता है, बायो सेफ्टी गाइडलाइंस लानी पड़ती हैं, और आईबी को भी बहुत एक्टिव रहता है इन चीजों में। बायो इनजस्टिस, बायो जस्टिस, सॉरी, 3 चीजें हो गई, बायो एथिक्स, बायो सेफ्टी, बायो जस्टिस क्या होती है? जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम ह्यूमंस को भी यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग, तो अगर उनके साथ कुछ हो तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए प्रॉपर। हाँ, सही, बिल्कुल। क्या होता है और कोई बताएगा? बायो जस्टिस क्या होती है? नॉट वायलेटिंग द लॉज ऑफ नेचर, ये भी है। बायो जस्टिस का ओवरऑल मतलब यही होता है, जो कल्प्रिट है उसको कल्प्रिट माना जाए और जो विक्टिम है उसको विक्टिम माना जाए। ओवरऑल देयर शुड बी फेयरनेस, इक्वालिटी एंड इक्विटी इन डीलिंग विद हेल्थ एंड लाइफ रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, ये होती है बायो जस्टिस कि जो विक्टिम है उसको विक्टिम, जो कल्प्रिट है उसको कल्प्रिट माना जाए। बायो एथिक्स, बायो, ये तो चलो तुम कह सकते हो लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या लिखोगे? अगर इसे जस्ट पहले पैराग्राफ बनाना हो तो शॉर्ट टर्म पैराग्राफ बनाओ सब। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस का प्लीज एवरीवन इन ऑनलाइन मोड, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस का एक पैराग्राफ बना के सब लिखिए। जो नहीं लिखेगा मैं समझ जाऊंगा कि वो एक्टिव नहीं है, और फिर मैं उसी तरीके से बात करूंगा उससे आगे। बनाइए। ये तो लॉन्ग टर्म का हो गया, शॉर्ट टर्म का एक पैराग्राफ बनेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, नहीं तो क्लास खत्म होने वाली है वैसे भी 10-15 मिनट। हाँ, कहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए आराम से। विक्टिम एज विक्टिम एंड कल्प्रिट एज कल्प्रिट। ओके, जस्टिस क्या होती है वैसे समझो ना, व्हाट इज जस्टिस? अगर मैं आपसे पूछूं न्याय क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस? हाँ, जस्टिस का सीधा सा मतलब होता है जिसको सजा मिलनी, जिसको सजा मिलनी चाहिए, जो गुनेगार है वो गुनेगार हो, यानी कि फेयरनेस हो। ऑल द प्रोसीडिंग्स, ऑल द जजमेंट्स, ऑल द सर्विसेज शुड बी फेयर इनफ टू रिकॉग्नाइज कल्प्रिट एज कल्प्रिट एंड विक्टिम एज विक्टिम। भारत में जस्टिस का मतलब ये होता है
कि चाहे 100 गुनेगार छूट जाए, बट नहीं, ये पॉजिटिव चीज है, ये सुप्रीम कोर्ट मानता है कि 100 गुनेगार छूट जाए बट एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये भारत में जस्टिस का मतलब होता है। इसीलिए वी हैव लॉन्ग पेंडिंग डिलेज एंड बैकलॉग्स। बनाया? वेरी गुड अभिषेक। वेरी गुड प्रवीण। वेरी गुड श्री लक्ष्मी, यही कह रहा हूं मैं। बट प्लीज मेक अ पैराग्राफ फॉर सॉल्यूशंस, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। अब तो मैं देख रहा हूँ ना ऑनलाइन वालों का, फिर ग्रुप में आप लोग बोलते हो बेटा कि सर ऑनलाइन वालों से इंटरेक्ट नहीं करते। मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो। 22 लोग अभी ऑनलाइन हैं और 2 लोगों ने पैराग्राफ लिखे हैं, मैं पढ़ाने के बाद भी, तो फिर क्या मतलब है मुझे बता दो। फिर आप लोग बोलते हो इंटरेक्ट नहीं करते, मैं किससे इंटरेक्ट करूं, खाली बोलता रहूं ऐसे ही। वेरी गुड रामचरण, सुहास, अतुल। बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिखे अभी तक? वेरी गुड गरिमा। लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा बताइए? Sir, hence to promote biotechnology at national level, it requires certain solutions. Short-term solutions include comprehensive coordination between government ministries, corporations, and various stakeholders investing in biotechnology. Also, providing education awareness to farmers and youth generation through various programs and meetings to give them a sense of biotechnology for future purposes. Good. Biotechnology has been a pain and boon for the society. This to tackle boon we have to implement attitudinal change in both producer and consumer is the biotech. Civic sensitization is the use of biotechnology. The government should create an umbrella policy for the regulation and biotechnology for updation for the regulation of biotechnology and the updation of the education syllabus for the analytics. ठीक है। Furthermore, short-term solutions for biotech are strict regulation and monitoring of the innovations related to biotech, spread awareness on the advantages and disadvantages of the technology so that biotechnology has a positive impact on society. वेरी गुड। ये आप क्यों नहीं बना पाए? Additionally, short-term focus could be adequate financing, academia involvement, skill development, awareness. मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। तो ऑनलाइन वालों ने भी बना दिए हैं, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। यस, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, मॉक ड्रिल्स, वेरी गुड वेरी गुड। इंटरनेशनल कॉपरेशंस, ठीक है, वेरी गुड। स्टेम में अवेयरनेस, पॉलिसी रिफॉर्म्स, इफिशिएंट लाइसेंसिंग, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। अब एक कंक्लूजन बनाएंगे। अल्टीमेटली बायोटेक्नोलॉजी इज बोथ अ मिरेकल एंड अ मिरर। ये एक टेम्पलेट है कंक्लूजन जो आप यूज कर सकते हैं। ये एक मिरेकल भी है और एक तरह का हमारे लिए शीशा भी है, रियलिटी भी है कि हम ह्यूमैनिटी क्या क्रिएट कर सकती है और कैसे उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो जीन्स एडिट करते करते हमें एथिक्स नहीं भूल जाने हैं। इंजीनियरिंग जीन से लेकर हमें एथिक्स पे भी फोकस करना चाहिए। इंजीनियरिंग तो है ही, साथ में वी हैव टू फोकस अपॉन एथिक्स एज वेल। हाँ, हमें इंडिया का फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी पे है उसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। किस किस के बीच में? इनोवेशन एंड इंटीग्रिटी, एडवांसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। ये मैं पहले भी एक कंक्लूजन टेम्पलेट दे चुका हूं स्पेस टेक्नोलॉजी में, जब मैंने 2-3 चीजों को बैलेंस करने के लिए सेम ऐसे ही
इलेक्ट्रिशियन का यूज किया था, क्या था वो? नहीं नहीं नहीं, याद नहीं आ रहा तो ये मान के चलो कि तुमने पढ़ा नहीं, और एक गलती तो माफ है, था। अब मैं बोल रहा हूं ये वाला है तो है, हाँ, डेटा टू डिजायर, ऑटोमेशन टू, नहीं 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 नहीं, बस चलो इसमें ये याद कर लो, जब भी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना हो कंक्लूजन में, कि हमें दो चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, चाहे एआई हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो, वी हैव टू बैलेंस इनोवेशन विद इंटीग्रिटी, एडवांसमेंट विद अकाउंटेबिलिटी। बेटा गरिमा ये शिफ्ट है, विजिलेंस टू वल्नरेबिलिटी वाला और डिजाइन डिपेंडेंस टू डिजाइन वाला, ये तो वो है, शिफ्ट है। मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं, वो भी यूज कर सकते हैं। हमें बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को इंप्रूव करना है तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम टू वैल्यू, रेस्ट्रेंट टू रेजिलियंस, वल्नरेबिलिटी टू विजिलेंस, डिपेंडेंसी टू डिजाइन, वो भी फिट बैठ रहा है। नहीं तो इनोवेशन को इंटीग्रिटी के साथ, एडवांसमेंट को अकाउंटेबिलिटी के साथ। जैसे सौम्यदीप ने बोला वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम बेंचमार्क टू बोटलनेक, बोटलनेक से बेंचमार्क, बेटा उल्टा कर दिया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। पॉलिटिकल क्लास कैसी थी? समझ में आ गया सब? आप आए थे? क्यों? शादी थी आपकी? घर पे थी? घर पे शादी हो रही थी आपकी? तो फिर अरे तो कुछ बोल भी नहीं सकते हम, हैं? तो कुछ मिठाई ले आते हैं हमारे लिए। हो गई ना, क्या किश्तों में थोड़ी होगी यार। हो गई, हो गई ना। अब क्लास में आना है डेली। शादी के अगले दिन भी आएगा, बड़ी बात है। कल क्यों नहीं आया? फिर कल क्यों नहीं आए? एक हफ्ता हो गया तो शादी को। बहन विदा होके चली गई है घर, वहां पे तो अब तक माहौल जमा भी ली होगी, बट लोगों के दिल में जगह भी बना ली होगी। यहाँ पे ये क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, कैसे भाई हो तुम? मजाक कर रहा हूँ, बट बेटा क्या है, जब एग्जाम होता है ना, टीयर 2 का एग्जाम है, टाइम कम है, तो आ जाते हैं ना, क्या लाइव क्लास में थोड़ा अच्छा लगता है। एक हफ्ता हो ही गया, तो एक हफ्ते बाद तो मेरी खुद की बहन की शादी थी, तो मैं दूसरे दिन क्लास लेने नहीं आया था, आया था जब मैं लेट हो गया था, जब तुम सारे बोलने लग जाते हो, तब मैंने ये थोड़ी बोला। तब भी मेरी, और मैं रात में पूरा जगा था, सुबह आया था, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच हरी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।